जरा कल्पना करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा मैदान है और वहां वहां सिर्फ 1,000 कुर्सियां रखी हुई हैं। हाँ, और उन कुर्सियों के लिए बिल्कुल। उन कुर्सियों पर कब्जा करने के लिए ना 10 लाख लोग एक दूसरे को धकेल रहे हैं। मतलब एक कभी ना खत्म होने वाली कतार में खड़े हैं सब। ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म का कोई डरावना सीन हो। सही कहा। लेकिन डरावनी बात यह है कि ये कोई फिल्म नहीं है। ये हमारे अपने देश की, भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का असली गणित है। मेरा मतलब है सिविल सेवा परीक्षा या यूपीएससी की जो सच्चाई है। हाँ, 10 लाख से ज्यादा आवेदक। और पद कितने? सिर्फ 1,000 के आसपास। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी चौंकाने वाली सच्चाई की परतें खोलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्री अभिजीत पाठक के एक हालिया लेख की। जी। और ये लेख बहुत ही तीखा है। हाँ, ये लेख सीधे तौर पर भारत में इस यूपीएससी की दीवानगी की जड़ों पर प्रहार करता है, बिना किसी का पक्ष लिए। हम इस लेख में दिए गए तर्कों को आज खंगालने की कोशिश करेंगे। इस लेख की सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये सिर्फ परीक्षा के पैटर्न या कट ऑफ मार्क्स की बात नहीं कर रहा है। तो फिर ये किस पर केंद्रित है? ये इसे एक सामाजिक परिघटना या कह ले सोशल फिनोमेना के तौर पर देखता है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक पूरा कल्चर बन गया है ये। बिल्कुल। और हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मिशन भी यही समझना है कि कैसे सफलता की ये अंधी दौड़ हमारी जो उच्च शिक्षा प्रणाली है ना, जी। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, हाँ। उनको अंदर से खोखला कर रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसका युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना भयानक असर पड़ रहा है। जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। एकदम सही। ये एक अदृश्य बोझ है। तो उस 10 लाख की भीड़ वाले मैदान से ही शुरू करते हैं। इस इतनी बड़ी भीड़ का, इस दीवानगी का पहला और सबसे स्पष्ट प्रभाव आखिर दिखता कहाँ है? अगर हम लेख की माने तो इसका सबसे पहला और सबसे विनाशकारी शिकार हमारे क्लासरूम्स हो रहे हैं। मतलब हमारे शिक्षण संस्थान। क्या इसका मतलब ये है कि कॉलेज सिर्फ नाम के रह गए हैं? एक तरह से हाँ। ऐसा लग रहा है कि अकादमिक जगत का जो असली कंट्रोल है ना, वो अब यूनिवर्सिटीज के पास नहीं बल्कि कोचिंग उद्योग के हाथों में चला गया है। लेखक ने इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है ना, अकादमिक कठोरता का अवमूल्यन। जी बिल्कुल। डिवैल्यूएशन ऑफ अकादमिक रिगर। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था, मतलब किताबें पढ़ना, गहन रिसर्च करना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग या कुछ नया रचना, वो सब तो अब हाशिए पर चला गया है। उसकी जगह किसने ले लिया है? सक्सेस मैनुअल ने। वो रटे रटाए प्री पैकेज्ड नोट्स जो बाजार में बिकते हैं। एकदम सही। लेख ने एक बहुत ही सटीक विरोधाभास बताया गया है, जिसे हॉलो क्लासरूम या खोखली कक्षाएं कहा गया है। खोखली कक्षाएं मतलब जहां छात्र ही नहीं है। हाँ, एक तरफ आप देखिए, देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों के बड़े-बड़े जो शानदार लेक्चर हॉल हैं, वो खाली पड़े हैं। क्योंकि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता। और दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानों के उन छोटे-छोटे हवा रहित कमरों में छात्र खचाखच भरे हुए हैं। बाप रे। शिक्षा अब एक बौद्धिक यात्रा नहीं रही, वो बस एक यांत्रिक प्रक्रिया बन गई है, एक मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझनी है। ये जो डमी स्कूल का चलन आजकल इतना तेजी से बढ़ रहा है, हाँ, डमी स्कूल्स, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है? क्योंकि कागज पर देखा जाए तो छात्र किसी स्कूल या कॉलेज में बाकायदा नामांकित होता है ना। बिल्कुल होता है। तो क्या हमारी पूरी व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि हाजिरी या अटेंडेंस सिर्फ एक कागजी मजाक बनकर रह गई है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि व्यवस्था कमजोर है, बल्कि सच्चाई ये है कि व्यवस्था ने इस व्यावसायिक मॉडल को एक तरह से अपनी मौन स्वीकृति दे दी है। अच्छा, मतलब सब मिली भगत है। जी, डमी स्कूलों के पीछे का जो तंत्र है ना, वो बहुत ही सुनियोजित है। मतलब स्कूल और कोचिंग सेंटर्स के बीच एक अघोषित समझौता होता है। तो छात्र स्कूल जाता ही नहीं है। वो दाखिला लेता है, भारी फीस भी चुकाता है, लेकिन उसे क्लास में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। और उसकी अटेंडेंस लग जाती है। बिल्कुल। रजिस्टर में उसकी हाजिरी पूरी कर दी जाती है और इस बीच वो अपना सारा समय, अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के नोट्स रटने में लगा देता है। हाँ, ये शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को ना एक प्रोडक्ट में, एक उत्पाद में बदल देता है। मतलब छात्र अब विद्यार्थी नहीं रहा, वो एक ग्राहक बन गया है और शिक्षा ज्ञान की खोज नहीं रही, बस एक परीक्षा क्रैक करने की ट्रिक बनकर रह गई है। ये सुनकर मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे
जैसे कोई इंसान बढ़ईगिरी या कारपेंटरी का असली हुनर सीखने के बजाय हाँ, सिर्फ एक निर्देश पुस्तिका या मैनुअल रटकर फर्नीचर का एक टुकड़ा जोड़ना सीख रहा हो। बहुत ही उम्दा मिसाल दी आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि लकड़ी की पहचान कैसे करनी है या औजारों को सही तरीके से कैसे पकड़ना है। बस उसे ये रटा दिया गया है कि कौन सा पेंच कहाँ कसना है। और अगर पेंच थोड़ा सा भी अलग आ गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सही बात है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या हम इस पूरी स्थिति के लिए छात्रों और उनके माता पिता को दोषी ठहरा सकते हैं? ये एक जटिल सवाल है। मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ उनकी अंधी महत्वाकांक्षा है या फिर ये एक बेहद क्रूर और प्रतिस्पर्धी व्यवस्था के प्रति उनका एक व्यवहारिक सर्वाइवल मैकेनिज्म है? देखिए, छात्रों को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करना ना इस समस्या का बहुत ही सतही विश्लेषण होगा। मतलब हम सिर्फ उन्हें दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। जब हमारी पूरी की पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सिर्फ एक ही तरह के रिजल्ट को इनाम देती है, यानी एक सुरक्षित, सरकारी और ताकतवर नौकरी, हाँ, तो कोई भी व्यक्ति वही करेगा ना जो उसके भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित और व्यवहारिक होगा। ये तो मानवीय स्वभाव है। जाहिर है, कोई भी युवा क्यों चाहेगा कि वो कई सालों तक साहित्य या इतिहास का बहुत गहराई से अध्ययन करे, जब आखिर में समाज उससे यही पूछने वाला है कि अरे नौकरी लगी क्या? बिल्कुल। ज्ञान के लिए ज्ञान हासिल करना अब एक तरह की विलासिता या लग्जरी बन गया है। क्योंकि वो उन्हें वो सामाजिक सुरक्षा और रुतबा नहीं दे सकता जो एक आईएएस या आईपीएस का पद रातों रात दे देता है। सही कहा आपने। इसका मतलब तो ये हुआ कि समाज ने सफलता की परिभाषा को इतना सिकोड़ दिया है कि उसमें स्वतंत्र रूप से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हाँ, और इसी चीज को अभिजीत पाठक अपने लेख में सफलता की पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी, ये शब्द थोड़ा भारी है। पैथोलॉजी तो बीमारियों के अध्ययन को कहते हैं ना। जी, तो मतलब समाज ने सफलता को एक तरह की बीमारी या विकृति बना दिए है। इसके पीछे का मुख्य तर्क क्या है? पैथोलॉजी शब्द का उपयोग यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो स्थिति है ना, ये अब एक सामान्य और स्वस्थ महत्वाकांक्षा नहीं रही। तो ये क्या बन गई है? ये एक अस्वस्थ जुनून बन गई है। हमारे भारतीय मध्यम वर्ग में सफलता की एक बेहद उपयोगितावादी या यूटिलिटेरियन परिभाषा हावी हो गई है। यूटिलिटेरियन परिभाषा मतलब हर चीज का कोई सीधा फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शिक्षा को अब आत्मविकास का या दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का साधन नहीं माना जाता, ना ही एक बेहतर इंसान बनने का। हाँ, इसे बस एक सुरक्षित और अक्सर सत्तावादी नौकरी पाने का उपकरण मान लिया गया है। एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है एजुकेशन। और जब कोई समाज शिक्षा को सिर्फ एक सीढ़ी मान लेता है ना, तो वो एक विकृति को जन्म देता है कि अन्य प्रकार की उपलब्धि या ज्ञान को सीधे सीधे विफलता की श्रेणी में डाल दिया जाता है। लेख में इस स्थिति को समझाने के लिए दो बहुत ही दिलचस्प चालों का जिक्र किया गया है। हाँ, ट्रैप्स। पहला है विज्ञान का जाल या द साइंटिस्ट ट्रैप। इसके अनुसार अगर कोई होनहार छात्र साइंस पढ़ रहा है तो समाज की नजर में उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनना? बिल्कुल। अगर वो छात्र कहे कि मुझे बुनियादी विज्ञान में रिसर्च करनी है या मुझे एक गणितज्ञ बनना है, तो लोग उसे संदेह की नजर से देखेंगे, कहेंगे कि इतना होशियार है फिर भी इंजीनियर नहीं बन रहा। और जो दूसरा जाल है जो इस पूरी चर्चा के एकदम केंद्र में है, वो है मानविकी का जाल, यानी ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस का ट्रैप। हाँ, मतलब इतिहास, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र जैसे विषयों को अब ज्ञान के लिए तो पढ़ा ही नहीं जाता। बिल्कुल नहीं। समाज ये मानकर चलता है कि अगर कोई ये विषय पढ़ रहा है तो उसका एकमात्र और अंतिम लक्ष्य बस आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनना ही है। मतलब इन विषयों को सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का सिलेबस मान लिया गया है। हाँ, ये मान लिया गया है कि जब तक ये परीक्षा पास नहीं होती तब तक इन विषयों को पढ़ने वाले का कोई सामाजिक उद्धार नहीं हो सकता। ये तो सीधे तौर पर पहचान मिटाने वाली बात हो गई ना। जी, एक तरह का आइडेंटिटी इरेजर। ये दीवानगी युवाओं को उन वैकल्पिक करियर्स के बारे में सोचने से ही रोक रही है जो शायद उन्हें कहीं ज्यादा संतुष्टि देते। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कोई युवा एक बहुत अच्छा मानव विज्ञानी बन सकता था, या एक शानदार स्कूल टीचर, या एक बेहतरीन कलाकार। हाँ, या फिर कोई ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर सच में कोई बदलाव लाता। लेकिन वो सब इस दौड़ में शामिल हो गए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर देश के सारे सबसे तेज और होनहार दिमाग सिर्फ नौकरशाह और प्रशासक बनना चाहेंगे, तो ये समाज के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? ये बहुत गंभीर सवाल है। फिर नई किताबें कौन लिखेगा? कल की पीढ़ी को कौन पढ़ाएगा?
क्या ये एक ऐसा समाज बनाने की तैयारी है जिसमें विचारकों और रचनाकारों की जगह सिर्फ प्रबंधकों और क्लर्कों ने ले ली है? सच कहूं तो ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे चिंताजनक पहलू है। हम्म। देखिए, किसी भी स्वस्थ, जीवंत और प्रगतिशील समाज को आगे बढ़ने के लिए ना, प्रशासकों के साथ साथ विचारकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और शिक्षकों की भी उतनी ही जरूरत होती है। बिल्कुल, सबका अपना एक रोल होता है। और जब एक पूरा समाज अपनी बौद्धिक पूंजी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्यों की ओर मोड़ देता है, तो बाकी क्षेत्र तो सूखने लगेंगे ना। जी, उस समाज में कला, साहित्य, दर्शन और बुनियादी विज्ञान का विकास बहुत धीमा पड़ जाता है। समाज अपनी विविधता, अपनी डाइवर्सिटी खो देता है। हाँ, और एक तरह की बौद्धिक एकरसता का, इंटेलेक्चुअल मोनोटनी का शिकार हो जाता है। एक संतुलित समाज के लिए हर तरह की प्रतिभाओं का होना बहुत अनिवार्य है। सही कहा। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो लोग इस संकीर्ण परिभाषा में फिट हो जाते हैं, जिन्हें सफलता मिल जाती है, हाँ, समाज उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेता है। मतलब उनकी सफलता की कहानियों पर फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं। वो रातों रात हीरो बन जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, उन 9,99,000 छात्रों का क्या जो पीछे छूट जाते हैं? जो इस दौड़ में प्रथम नहीं आ पाए, जी, उनका क्या होता है? यहीं पर इस व्यवस्था की गणितीय क्रूरता सामने आती है, जिसका जिक्र अभिजीत पाठक ने अपने लेख में बहुत ही गहराई से किया है। मैथमेटिकल क्रूअल्टी। हाँ, सीधा सा गणित है। अगर 10 लाख आवेदक हैं और मात्र 1000 सीटें हैं, तो सफलता की दर क्या हुई? 0.1% के आसपास। जी, इसका सीधा और निर्मम मतलब ये है कि ये व्यवस्था अपने डिजाइन से ही 99.9% लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बनी है। मतलब उन्हें असफल घोषित करने के लिए ही बनी है। बिल्कुल, ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां मेहनत करने वाले हर इंसान को सफलता मिल सके। क्योंकि उतनी कुर्सियां ही नहीं है। एकदम सही, यहाँ जगह ही नहीं है। ये एक एलिमिनेशन प्रोसेस है, लोगों को छांटने की प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं। ये सुनकर मुझे एक बहुत ही मार्मिक तुलना याद आ रही है। बताइए। ये ना एक ऐसी लॉटरी की तरह है जिसकी टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं, बल्कि अपने यौवन के, अपनी जवानी के कई कीमती साल चुकाने पड़ते हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। युवा अपने 20वें दशक के, मतलब अपने 20s के सबसे बेहतरीन साल एक छोटे से कमरे में बंद होकर, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर, हाँ, वो साल ऐसे ही निकाल देते हैं। और हारने पर समाज उन्हें उनके वे साल तो वापस नहीं करता, बल्कि उन्हें एक असफल इंसान का स्थायी टैग दे देता है। बिल्कुल, भले ही कितने भी प्रतिभाशाली हों, कितने भी मेहनती या योग्य क्यों न हो, समाज की नजर में वो बस वो है जो परीक्षा नहीं निकाल पाए। और ये सिर्फ एक गणितीय विफलता नहीं है ना, तो और क्या है? ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आघात है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। लेख स्पष्ट रूप से कहता है कि यह व्यवस्था मानसिक रूप से आहत व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रही है। ये बहुत ही डरावना सच है। ये युवा बेहद सक्षम हैं, लेकिन वे जीवन भर विफलता का कलंक ढोने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी नहीं होता। हाँ, और क्योंकि उन्होंने सालों तक खुद को सिर्फ एक ही सांचे में ढालने की कोशिश की है, इसलिए जब वो सफल नहीं होते तो वो खुद को समाज में पूरी तरह से खोया हुआ और मूल्यहीन महसूस करते हैं। इस व्यवस्था ने उन्हें ये सोचना ही नहीं सिखाया कि जीवन में सफलता के और भी रास्ते हो सकते हैं। सही कहा। सोच से एक बहुत ही सटीक उदाहरण है जो इस स्थिति को बड़ी मार्मिकता से बयां करता है। उसमें लिखा है कि जब सफलता का जश्न मनाया जाता है तो हम विफलता की पीड़ा को भूल जाते हैं। संभवतः एक युवा व्यक्ति स्कूल शिक्षक, मानवविज्ञानी, खिलाड़ी या फिल्म निर्माता के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता था। ये सच में दर्दनाक है। जी, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी स्थिति को सिर्फ समाज के नजरिए या छात्रों की महत्वाकांक्षाओं पर मर देना भी सही नहीं होगा। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, क्योंकि इस आग में घी डालने का काम कुछ और ताकतें भी कर रही हैं ना। हाँ, और लेख का एक बहुत बड़ा और तीखा हिस्सा संस्थानों की मिलीभगत और कोचिंग उद्योग की भूमिका को उजागर करता है। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला लगा। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये पूरा तंत्र व्यावसायिक स्तर पर, कमर्शियल लेवल पर कैसे काम करता है। कैसे? देखिए, डर और असुरक्षा, ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा बाजार बनाते हैं। बिल्कुल। इस यूपीएससी फिनोमेना ने लगभग 3000 करोड़ रुपए का एक ऐसा विशाल कोचिंग उद्योग खड़ा कर दिया है
जो छात्रों की बौद्धिक जिज्ञासा के विनाश पर पनपता है। मतलब ये इंडस्ट्री चाहती ही नहीं कि छात्र कुछ नया सोचें। एकदम सही। ये उद्योग छात्रों को ये नहीं सिखाता कि आजाद होकर स्वतंत्र रूप से कैसे सोचना है। तो फिर ये क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि परीक्षा की मांग के अनुसार क्या सोचना है, परीक्षक क्या पढ़ना चाहता है बस उसके अनुसार कैसे लिखना है। मतलब एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो लोगों के सपनों का और उनके डर का व्यवसायीकरण कर रही है। कमर्शलाइज कर रही है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। हाँ बताइए। क्या हमारे सबसे बड़े और जो सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं, क्या वो भी इस खेल में शामिल हैं? ये कड़वा सच है, पर हाँ। क्योंकि लेख में संस्थानों की मिलीभगत का जिक्र है। जी, तो क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देश के वो एलीट कॉलेज जो खुद को ज्ञान का मंदिर कहते हैं, वे अब ज्ञान के केंद्र ना रहकर सिर्फ इस कोचिंग मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ, या कह लें कि इस 3,000 करोड़ के उद्योग के लिए सिर्फ पीआर एजेंसी बनकर रह गए हैं? ये तो बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। आरोप कड़वा जरूर है, पर इसके पीछे का जो तंत्र है वो बहुत स्पष्ट है। आप खुद देखिए, एलीट कॉलेज भी अब अपनी ब्रांड वैल्यू और रैंकिंग बढ़ाने के लिए ना इन यूपीएससी टॉपर्स पर निर्भर हो गए हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे ही कोई छात्र परीक्षा पास करता है, कॉलेज तुरंत उसे अपने पूर्व छात्र, अपने एल्यूमिनाई के रूप में पेश करके अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का दावा करने लगता है। देखिए, हमारे कॉलेज से टॉपर निकला है। ऐसा करके बिल्कुल। और जब ये संस्थान केवल इन टॉपर्स को बदलाव के एजेंट के रूप में पेश करते हैं, उन्हें ही मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं और उन्हें ही असली सफलता का पैमाना बताते हैं। जी, तो इससे होता क्या है, वो अनजाने में ही सही उन छात्रों को हतोत्साहित करते हैं जो कॉलेज में रह के किसी विषय में गहन शोध करना चाहते हैं, जो सच में कुछ नया खोजना चाहते हैं। हाँ, जो एकेडमिक उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं। एक रिसर्च स्कॉलर की कई सालों की मेहनत को वो सम्मान और वो मंच नहीं मिलता जो एक परीक्षा पास करने वाले टॉपर को रातों रात मिल जाता है। बिल्कुल सही। इस तरह संस्थान खुद उस माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं जहां परीक्षा की तैयारी असली ज्ञानार्जन पर हावी हो गई है। यानी कि पूरी की पूरी व्यवस्था ही एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गई है जो खुद को ही खुराक दे रहा है। एक लूप बन गया है। तो फिर इसका समाधान क्या है? मतलब अगर शिक्षा संस्थानों और समाज की मानसिकता ऐसी ही रही, तो हमारा भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। इस निराशाजनक परिदृश्य के बीच अविजित पाठक का ये लेख हमें किस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है? कुछ तो रास्ता बताया होगा। जी, लेख के अंत में ना पाठक शिक्षा के असली उद्देश्य की ओर लौटने का एक बहुत ही मजबूत आह्वान करते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य? हाँ, उनका मुख्य निष्कर्ष यह है कि शिक्षा का काम इस प्रतिस्पर्धी मशीन के पुर्जे बनाना नहीं होना चाहिए। मशीन के पुर्जे? मतलब कॉग्स इन अ मशीन? बिल्कुल। शिक्षा का काम होना चाहिए सक्रिय, जागरूक और दयालु नागरिकों का निर्माण करना। एक्टिव, अवेकेंड और कंपैशनेट सिटीजन्स। ऐसे नागरिक जो समाज को बेहतर बना सकें, जो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो, जो सिर्फ ऊपर से आने वाले आदेशों का आंख मूंद कर पालन ना करें। हाँ, जो सिर्फ प्रशासक न हो बल्कि एक संवेदनशील इंसान हो। ये पूरी चर्चा एक तरह का वेकअप कॉल है, ये समझने के लिए कि विविध दृष्टिकोण और अलग-अलग करियर पाथ ही किसी समाज को वास्तव में समृद्ध और संतृप्त बनाते हैं। सक्रिय, जागरूक और दयालु नागरिक, ये शब्द आज के दौर में वाकई बहुत अहम है। जी, अगर हर कोई एक ही दौड़ में दौड़ेगा तो बाकी सारा मैदान खाली रह जाएगा ना। बिल्कुल। और एक खाली मैदान वाला समाज कभी भी चौतरफा प्रगति नहीं कर सकता। इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना होगा। हाँ, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सभ्य और विकसित समाज को लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों और बेहतरीन शिक्षकों की भी उतनी ही जरूरत होती है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का निर्माण कर सकें। जी, ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हमें फिर से खोजना ही होगा। सही कहा। और इसी संतुलन की बात करते हुए हमारी आज की इस गहन चर्चा को समेटने का समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर बात करना चाहती हूँ जो शायद इस पूरे विश्लेषण को एकदम नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। अच्छा, वो क्या है? देखिए, इस पूरी चर्चा में ये बात उभर के आई कि कैसे हमारी ये शिक्षा प्रणाली सिर्फ एक परीक्षा पास करने का एक फिल्टर बन गई है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी मशीनरी जिसका मुख्य काम क्या है?
फाइलों को प्रोसेस करना, डेटा का विश्लेषण करना हाँ। और बस नियमों को लागू करना। हाँ, ये एक बहुत ही यांत्रिक और दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक मैकेनिकल काम है। तो जरा सोचने वाली बात है, हम जिस तेजी से तकनीकी युग में आगे बढ़ रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन हर दिन ज्यादा से ज्यादा उन्नत हो रहे हैं, एआई, हाँ, तो अगर आने वाले कुछ सालों में एआई इंसानों से कई ज्यादा तेजी से और बिना किसी गलती के डेटा प्रोसेसिंग, प्रशासनिक काम और फाइलों का निपटारा करने लगे, जो कि वो कर ही रहा है। हाँ, तो तब क्या होगा? हमारी पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को एक ऐसी मशीन के पुर्जे तैयार करने में खपाया जा रहा है जिस मशीन को शायद भविष्य में इंसानों की जरूरत ही ना पड़े। अरे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या इस रटी रटाई मशीन के ये सारे जो मानव पुर्जे हैं, क्या ये आने वाले दशकों में पूरी तरह से अप्रासंगिक या ऑब्सोलीट नहीं हो जाएंगे? ये वाकई एक डरावना लेकिन बहुत ही तार्किक सवाल है। अगर इंसान केवल वही काम सीख रहा है जो एक कंप्यूटर या एल्गोरिथम उससे बेहतर कर सकता है, तो फिर हमारी मानवीय बुद्धि की क्या प्रासंगिकता रह जाएगी? कुछ भी नहीं। भविष्य में शायद उसी इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी जो रटे रटाए नियम नहीं बल्कि मौलिक सोच ला सके। रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल आलोचनात्मक नजरिया और सबसे जरूरी मानवीय संवेदना ला सके। और विडंबना देखिए, ठीक इन्हीं चीजों को हमारी वर्तमान व्यवस्था कुचल रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और यही वो अंतिम और सबसे जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की पर